टेस्ट होना था तुम लोगों का ना? हो गया टेस्ट? बोलो बच्चों, क्या करना है आज? टेस्ट दिया था तुम लोगों ने? कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था? सर ऑफलाइन वाला कि ऑनलाइन वाला? ऑफलाइन था ना टेस्ट? हाँ दे दिया। रिजल्ट आ गया उसका? नहीं सर, ER08 का तो मुझे वहां पे कोई मिला ही नहीं, एक ही मिली थी, नाम भी भूल गई मैं। सबने ऑनलाइन दिया है इसका मतलब? सर ऑफलाइन ही था। ऑफलाइन ही था? अच्छा, तो ऑफलाइन ही था, उसमें कोई गया ही नहीं टेस्ट देने के लिए क्या? ऑनलाइन भी था? ओके। ऑनलाइन का सिर्फ स्पीड आर्चिव टेस्ट था। अच्छा, स्पीड नहीं सर, आर्काइव टेस्ट। ओके, तो ये जो अभी 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 क्या करना है हम लोगों को, बताओ आज क्या कराऊं? सर आज क्वेश्चन क्वेश्चन करवा दीजिए जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्सअप हो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो वैसे क्वेश्चंस? किस टॉपिक पे? टॉपिक भी तो पता होना चाहिए। बच्चे आए नहीं है। नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाला है तुम लोगों का, यही जो टेस्ट हो रहा था, तो 11th क्लास का ही टेस्ट मैं ले लेता हूँ। जैसे कि ये 20th को टेस्ट था, आई थिंक वेडनेसडे को, ट्यूसडे को था टेस्ट। तो उसमें आया था कौन कौन से टॉपिक्स? बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सब आए होंगे, सीक्वेंस सीरीज। अब जो नया टेस्ट, आगे जो टेस्ट होने वाला है 27th को आएगा बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, लिमिट, स्टैटिस्टिक्स और डेरिवेटिव। ये सारे टॉपिक्स आएंगे। तो बाइनोमियल से करवा दूं? यस सर। तो एक बात बताओ, बाइनोमियल बाइनोमियल तुम लोगों को याद भी है पहले का कुछ? 11th क्लास का कुछ याद है? नहीं, नहीं मुझे तो याद नहीं है सर। ओके, ठीक है। तो याद नहीं है तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक बच्चे ने कहा है हाँ याद है। किसको याद है भाई?
सर इस चैप्टर का वेटेज कितना है? इसका बाइनोमियल का यस सर। एक क्वेश्चन आता है, जेई मेन में एक क्वेश्चन आएगा। सभी चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर केसेस में। ठीक है। यस। तो एक बार चलो मैं रिपीट करता हूं बाइनोमियल थ्योरम। कई सारे बच्चों ने इसमें क्या ज्वाइन करने के लिए डाल रखा है, ये ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्या? यस सर। अवंतिका चौधरी, इसको मैं क्या करूं, एक्सेप्ट कर लूंगा तो हो जाएगा? हो जाएगा सर। अब तो ज्वाइन कर लिया। कर लिया है? कई सारे बच्चे हैं इसमें, पता नहीं, मैंने सबका कर दिया। लो चलो ठीक है। तो आज की क्लास में एक टॉपिक देखता हूं कितना हो पाता है। ये बाइनोमियल थ्योरम है। ये बाइनोमियल थ्योरम मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया इसका दे देता हूं, ताकि आप लोग खुद से भी अगर करना चाहो, पढ़ना चाहो तो ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाइनोमियल थ्योरम क्या है कि जब कभी भी ना हम ये बचपन से करते आ रहे हैं, आई थिंक चौथी पांचवी क्लास से ये तुम लोग करते आ रहे होगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें ये दो टर्म्स हैं बाइनोमियल, और ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। दोनों डिफरेंट टर्म्स होना जरूरी है बाइनोमियल के लिए। ऐसा नहीं है कि x प्लस एक्स का होल स्क्वायर करने जा रहे हैं, हालांकि ठीक है फार्मूला तभी वैलिड रहेगा, बट ये तरीका सही नहीं है, इसके लिए लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि ये x प्लस एक्स लाइक टर्म्स है, तो इसको 2x लिखना ज्यादा बेहतर है। x प्लस एक्स का होल स्क्वायर लगा करके करना समझदारी नहीं है, ऑब्वियसली सेटिस्फाई तभी करेगा। तो ये जो है इसको कहते हैं हम लोग एक्सपेंशन। बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, दो टर्म्स को कुछ एक पावर देते हैं और फिर उसके बाद इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो लोगों के लिए हमेशा से क्यूरियोसिटी रही होगी, जिसका मैथमेटिकली जो थिंकिंग होगी जिसकी, वो हमेशा से इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे कि अच्छा a प्लस बी का पावर 3 क्या होगा। लोगों ने ये याद कर लिया होगा कि ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी b क्यूब होता है ये भी लोगों ने याद कर लिया। अब लोगों की क्यूरियोसिटी इस चीज में बढ़ी कि अगर मैं 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा तब क्या आएगा, 6 बार करूंगा तब मल्टीप्लाई करके क्या टर्म्स आएंगे इसके अंदर। तो पास्कल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पास्कल ने एक तरीका बताया जिससे कि कोएफिशिएंट जो है टर्म्स के वो निकल करके आते हैं इसमें एक्सपेंशन में। सबसे पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि जब कभी भी आप a से a पावर b की, जैसे a प्लस बी का पावर 3 लिखते हो, तो आप ना उसमें बेसिकली a और b में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो। जैसे कि ab 4 बार लिखो पहले, ab 4 बार ही क्यों, बिकॉज यहाँ पर पावर 3 है तो एक ज्यादा लिखना होता है, एक टर्म ज्यादा। कौन? ab। अब ना ab में पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है, और पावर डिस्ट्रीब्यूट करना है 3, मतलब दोनों मिला करके a और b को ऐसी ऐसी पावर्स देनी है ताकि दोनों का सम 3 आ जाए, और वो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में। दैट इज यहाँ पर अगर 3 मैं लिखता हूं तो यहाँ पर 0 होगा, 0 से लेकर के आगे नेचुरल नंबर्स। और इसमें 2 कर दूंगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 कर दूंगा तो यहाँ फिर उस केस में, अब 3 तो कर नहीं सकते यहाँ पर, सॉरी 3 तो कर नहीं सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। सो पावर इस तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ए और बी में। और ए और बी में पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद रही बात कोएफिशिएंट्स की, तो कोएफिशिएंट के लिए पास्कल ने बताया था तरीका, जिसको हम पास्कल ट्राइंगल कहते हैं। पास्कल ट्राइंगल क्या बताता है हमें, कोएफिशिएंट बताता है। सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, जब याद करो, ऐसा कुछ किया होगा आप लोगों ने, 1 1, फिर उसके बाद 1 और 1 को जोड़ा, 2 लिख दिया, फिर यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। ठीक है, ये कोएफिशिएंट इससे निकलता है। पहले हमने स्टार्ट किया 1 के साथ, आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है 1, और फिर उसके बाद 1 1, एक मिनट, फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ा, 3 आ गया, इन दोनों को जोड़ा, 3 आ गया, फिर 1 1, फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ा, 4 आ गया, इन दोनों को जोड़ा, 6 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर से 1 1। ये देखो, ये पैटर्न बनता जा रहा है। सो कहने का मतलब ये हुआ, ये हमारे लिए पहला दूसरा रो है, ये हमारे लिए तीसरा रो है। ठीक है, मतलब ये तीसरा रो का मतलब हुआ कि एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक्चुअली में पावर 2 में ऐसा कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये जो है ये हमारा चौथा रो है एक तरीके से, लेकिन ये चौथा रो में जो एलिमेंट्स आ रखे हैं 1 3 3 1, ये 1 3 3 1 कोएफिशिएंट होगा इसके लिए। सो कहने का मतलब ये है, ये 1 3 3 1 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1 3 3 1 हो गया जी, मैजिक खत्म। ये है बेसिकली, ये एक्सपेंशन का तरीका है, यही तो हमने निकाला था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आता था। ऐसे ही अगर मैं a प्लस b की पावर 4 करना चाहूं तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले तो ab 4 बार लिखना पड़ेगा, आई एम सॉरी 5 बार, ab करके 5 बार लिखना पड़ेगा। वेरी गुड। फिर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, 4 पावर क्या है 4, तो 4 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन सब में। तो पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, हम पहली बार एक काम करेंगे, a को ही 4 दे देंगे तो b को 0 देंगे,
फिर ए को 3 देंगे, बी को 1 देना पड़ेगा, ए को 2, बी के 2, ए को 3, ए को 1 सॉरी, ए को 1, बी को 3, ए को 0, बी को 4 दे दिया हमने। इससे हमने क्या किया, सारे टर्म्स अरेंज कर दिए, टर्म्स को जमा दिए। अब इसके बाद कोएफिशिएंट की बात के लिए हमें इसमें पास्कल ट्रायंगल में जाना होगा। पास्कल ट्रायंगल में इसके कोएफिशिएंट इससे डिटरमाइन होते हैं, इस तरीके से, ये 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1 जोड़ दो सबको, ये आंसर हो गया, एक्सपेंशन यही हो गया। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। बाद में लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि अच्छा ये जो पास्कल ट्रायंगल से ये जो जोड़ जोड़ करके एलिमेंट्स निकल रहे हैं, 1 + 1 2, फिर 1 2 1, फिर 1 + 2 3, 2 + 1 3, फिर 1 3 3 1, फिर उसके बाद 1 + 3 4, 3 3 6, 3 1 4, 1 4 6 4 1, ये जो पास्कल ट्रायंगल्स हैं ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं, मतलब जिसको हम एनसीआर के तरीके से समझते हैं। जैसे ये देखो, अगर ये आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको ये दिखेगा 4c1, ये दिखेगा आपको 4c2, ये दिखेगा आपको 4c3, और ये दिखेगा आपको 4c4, और ये दिखेगा आपको 4c0। तो लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो बाद में न्यूटन ने इसका प्रूफ भी दिया कि a + b की पावर n का जो एक्सपेंशन है वो गवर्न होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट से, मतलब वो जो एनसीआर है उससे गवर्न होता है। पास्कल ट्रायंगल से भी ऑब्वियसली हम कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं, बट ये सारे जो उसके कोएफिशिएंट्स आते हैं वो एक्चुअली में एनसीआर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, है ना। और एनसीआर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं तो वही एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम बन गया। और बाइनोमियल थ्योरम को हम लोग जानते हैं किस तरीके से, वो आपको अब याद आ जाएगा क्या था वो। ये था कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन a + b की पावर n में, a + b की पावर n में, रहने दो क्या, चलो नीचे लिख देता हूं इसमें, तो a - b के केस में क्या होगा? क्या होगा, a - b के फॉर्म में रहेगा तब क्या होगा? a - b के फॉर्म में रहेगा तो b की जगह -b लिख देंगे, जहां जहां b है वहां वहां -b कर देंगे, बात खत्म। जहां जहां b होगा वहां वहां -b आ जाएगा, बस इतनी सी बात करनी है हमें, ठीक है। तो देखो बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट देखो, ये है बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट कि a + b की पावर n जो है ये होता है nc0। सबको पता है nc0 क्या होता है, nc0 मतलब n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल इंटू n - 0 फैक्टोरियल। a की पावर n प्लस nc1, a की पावर 1 कम कर दो और b को 1 पावर दे दो, nc2 a को पावर 1 कम कर दो और 1 कम कर दो, मतलब n - 1 में से भी 1 कम कर दो और b की पावर 1 बढ़ा दो। ऐसे ही बढ़ाते जाओगे, b की पावर बढ़ाते जाओ, a की पावर घटाते जाओ, तो ऐसा लास्ट में जो है ये NCN आ जाएगा और a की पावर 0 बन जाएगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज a पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो लिखने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। और इनटू में आ जाएगा तुम्हारे पास b की पावर n, यही है बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। और n इसमें ऑब्वियसली क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। n यहाँ पर नेचुरल बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ऑब्वियसली a - b आप लिखने में इंटरेस्टेड हो तो a - b भी लिख सकते हो। तो भाई क्या हो जाएगा, जहां जहां b आएगा वहां वहां पर ऑब्वियसली माइनस का साइन आ जाएगा। सो अगले वाले टर्म में ही माइनस आने वाला है, देख लो ध्यान से, यहाँ पे ऑल्टरनेट माइनस का साइन चलेगा। a की पावर n - 1, b की पावर 1 प्लस फिर nc2। ये प्लस क्यों आ गया, क्यों आ गया प्लस, क्योंकि बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का मतलब -b का स्क्वायर, तो -b का स्क्वायर बी स्क्वायर ही होता है प्लस साइन के साथ। फिर माइनस का साइन आएगा nc3, जहां जहां पर आप देख सकते हो, ये सॉरी ये 2 आ जाएगा, ये n - 3 b की पावर 3। तो यही आप लोगों ने सीखा होगा, थोड़ा बहुत याद होना चाहिए आप लोगों को, इस तरीके से एंड में जाएगा। और आप जो ये कैसे गवर्न हो रहा है यहाँ पर देखो कि -1 की पावर में क्या आ जाएगा, जो भी ये पावर होगा, जैसे n की वैल्यू अगर मान लो ऑड हुई तो नेगेटिव और नहीं तो पॉजिटिव, इस तरीके से NCN b की पावर n, इस तरीके से आपको एक्सपेंशन आपको मिल जाएगा। डिपेंड करता है लास्ट में जो है क्या आएगा, n यहाँ पर अगर नेगेटिव सॉरी n अगर मान लो कि ये ऑड नंबर हुआ अगर, तो उस केस में n अगर ऑड नंबर हुआ तो उस केस में क्या हो जाएगा, n - 1 रहना चाहिए यहाँ पे, हम सॉरी n - 1 आ जाएगा, यस ये आ जाएगा फार्मूला। तो ऑड ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलता जा रहा है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस का साइन यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा होगा। तो ये ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस ऊपर वाले फार्मूले में ही b की जगह पे -b रख दो, बस बात खत्म, ठीक है। बल्कि इतना कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, बल्कि सीधा सीधा यहीं पर जो जस्ट लिख रखा है ऊपर ऊपर, ये देखो यहीं पर NCN लिखो और -b की पावर n कर दो, ये ठीक है ना, -b की पावर n कर दो, ये ठीक है, ये बेहतर है। और इससे क्लैरिटी आ रही है, -1 की पावर n आएगा, यस ठीक है। तो ये एक्सपेंशन हो गया, बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको ना सारे टर्म्स, अच्छा इसको कहते हैं लोअर सफिक्स। अब देखो ध्यान से देखना, इसको कहा जाता है लोअर सफिक्स, ये 2 को, ये क्या कहलाता है, लोअर सफिक्स। ऐसे ये इसका लोअर सफिक्स 3 है, लोअर सफिक्स इसका 2 है, और इसको बोलते हैं अपर सफिक्स। किसी में बाइनोमियल में ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहते हैं इनको। सबसे पहली बात तो इनको बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहा जाएगा, ये समझना जरूरी है, ठीक है।
तो हम जब कभी भी ये एनसीआर लिखते हैं तो एनसीआर में ये अपर सफिक्स कहलाता है और आर को क्या बोलते हैं, लोअर सफिक्स। ओके, और एनसीआर की वैल्यू तो आपको पता ही है कि क्या होती है ना। सो इस तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन आप खुद कर सकते हो। अब मुझे कोई इसका आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कोई। ये क्या हो गया, तो लिंक कॉपी हो गया। एक मिनट रुक जाओ। वेट, ये देखो ये रहा क्वेश्चन, इसके बारे में बताओ क्या आंसर आएगा। एन अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा सोचो इसमें कैसे आएगा और उसके बाद आप लोग बताओगे क्या होगा ये। आया कुछ, किसी का आंसर आया। सर पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। √3+1 की पावर में 2n को एक बार सोचते हैं हम लोग, एक्सपैंड करके सोचते हैं। वैसे तो ये बिना एक्सपैंड किए ही सोचना चाहिए था, बट स्टिल चलो कोई नहीं। क्या ऐसा दिखेगा हमें 2nc1 फिर √3 की पावर में 2n-1 इंटू में 1 और फिर 2nc0 √3 की पावर में 2n-2 और फिर इंटू में 1 का स्क्वायर। अच्छा 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत है नहीं वैसे, है ना। फिर √3-1 की पावर 2n लिखूंगा तब कैसा दिखेगा ये दिखेगा 2nc0 √3 की पावर 2n और माइनस साइन चलता है, बताया ना। और जब भी लोअर सफिक्स जब भी ऑड नंबर रहेगा तो यहाँ पर माइनस का साइन ऑल्टरनेट चलेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास, देख पा रहे होगे सभी बच्चे, 2nc 0 नहीं है ये, सॉरी ये 2 है, 2nc2 √3 की पावर। ऐसे ही तो एक्सपैंड करेंगे ना बच्चों, देखो ध्यान से। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है आपको, जरा ध्यान से देखना सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये ना साइन बदल जाएगा, जहां पे माइनस है वहां पर प्लस हो जाएगा, जहां पर प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास जो √3+1 की पावर 2n और माइनस √3-1 की पावर 2n आ रहा है वो इक्वल होगा। अच्छा नोटिस करो कि ये सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यस कैंसिल हो जाएंगे। खाली लोअर सफिक्स जिनका ऑड नंबर है ना वो वाले टर्म्स बच जाएंगे, जैसे दो दो, और वो भी दो बार बचेंगे। तो 2nc1 नोटिस करो ये √3 की पावर 2n-1 है। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इसके बाद जो टर्म आएगा, जो मतलब कैंसिल होने के बाद जो टर्म बचेगा उसको मैं कैसे लिखूंगा, कोई बताओ तो मुझे इसमें। जैसे ये 2nc1 √3 की पावर 2n-1 बच गया तो वो मैंने लिख दिया, दो बार आएगा। इसके बाद जो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, वैसे यहाँ आना चाहिए था, यहाँ और यहाँ आना चाहिए था, वो टर्म्स कैंसिल नहीं होंगे, वो टर्म्स जुड़ेंगे, आपस में ऐड होंगे। तो इन दोनों को जोड़ करके क्या आंसर आएगा, कोई बताएगा मुझे। 2nc3 आएगा और 1 की जगह 2 आएगा। 1 तो खैर 1 की पावर कुछ भी लेंगे 1 है। 3 आएगा। √3 की पावर क्या आएगा, 2n-3। यस देखो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये दोनों वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। 2n में से 1 सब्ट्रैक्ट होके लिखा हुआ है और 2n में से 3 सब्ट्रैक्ट होके अब लिखा जाएगा, देख रहे हो यहाँ पे, नोटिस कर रहे हो, ये चीज समझना जरूरी है। तो ये ऐसे ही आगे टर्म्स आते जाएंगे बच्चों, ये ऐसे ही टर्म्स आते जाएंगे इसमें, ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे टर्म्स और भी टर्म्स आएंगे इसके अंदर ढेर सारे। अब क्या होगा गेस कर सकते हो आपकी क्या आएगा, 2nc5 √3 की पावर 2n-5,
2n-7 रूट 3 की पावर 2n-7, ये सारे टर्म्स बच जाएंगे, है ना। अच्छा, तो यही आंसर है, आंसर तो हमारा यही है भाई, आंसर यही है ना। अब समझने वाली बात यहां पर ये है कि आप मुझे ये बताओ कि ये 2n-c1, ये तो कोई n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो 2n-c1 क्या होगा, एक कोई इंटीजर आएगा, 2n-c1 क्या होगा, एक इंटीजर होगा। लेकिन रूट 3 की पावर में कोई भी ऑड नंबर अगर मैं लेता हूं, रूट 3 की पावर में कोई ऑड नंबर है, मत भूलो इस बात को, आप इसमें नोटिस करो कि ये 2n-1 जो आपको दिख रहा है, ये कोई एक ऑड नंबर है। तो रूट 3 की पावर में कोई भी ऑड नंबर एक इर्रेशनल नंबर ही देगा, इर्रेशनल है, ये पक्की बात है, ये इर्रेशनल है, ठीक है। तो आगे सारे टर्म्स इरेशनल ही होते चले जाएंगे, ये भी इरेशनल होगा एंड सो ऑन, सारे इरेशनल टर्म्स आते चले जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, इरेशनल ही आएगा। जोड़ने पे आंसर जो आएगा वो इरेशनल ही होगा। क्या ये सबको समझ में आ गया, बोलिए। यस सर। यस सर। बस यही आंसर है इसका, सेकंड का सी, ठीक है। सर ऑब्जर्वेशन से कैसे पता? ऑब्जर्वेशन से ये होता है कि प्रैक्टिस थोड़ी सी करोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई देखो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो टर्म्स तो कैंसिल होंगे, है ना। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि लोअर सफिक्स वाले जिनका ऑड नंबर है वो टर्म्स कैंसिल होंगे या इवन वाले टर्म्स कैंसिल होंगे। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि इवन वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑड वाले टर्म बच जाएंगे। तो ऑड वाले टर्म बचेंगे मतलब 2n-c1 बचेगा। तो 2n-c1 के साथ आएगा क्या, 2n-c1 के साथ आएगा रूट 3 की पावर कोई ऑड नंबर। अच्छा, तो रूट 3 की पावर ऑड नंबर होता क्या है, और इरेशनल नंबर होता है, तो इस वजह से कह सकते हैं इरेशनल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस लेकिन उसके लिए जरूरी पड़ेगी, मतलब जब क्वेश्चन जब करोगे ना, तो आप इसको बिना पेन पेपर के हेल्प से भी, बिना पेन पेपर किए भी आप सॉल्व इसको कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, जेईई मेन में आ चुका है, पहले लास्ट ईयर कह रहा हूँ, सॉरी, पास्ट में आ चुका है ये। हालांकि अब उम्मीद मत लगाना तुम लोग कि अभी भी आ जाएगा, अब तो थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन ही आएंगे ऑब्वियसली। अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन है रिमाइंडर का, कह रहा है कि भाई इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि बाइनोमियल थ्योरम को हम यूज कर सकते हैं रिमाइंडर फाइंड आउट करने में, है ना। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, इसको नहीं, इसको मत देखो आप, ठीक है। आप ऐसे सोचो कि अगर आपको कोई कहे कि 8 की पावर 3 को ना, 8 की पावर 3 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ कि क्या होगा। 8 की पावर 3 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या होगा ये बताओ। तो आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा 8 है, 8 को तो हम 1+7 लिख सकते हैं। अच्छा, फिर क्यूब है, वेरी गुड, तो क्यूब से तो हम जानते हैं कि भाई ये बाइनोमियल एक्सपेंशन। अच्छा, 3 की जगह 13 लिखा रहता तो बाइनोमियल लगा देते। 3 में तो हमें पता है कि कैसे क्यूब करना होता है, वो तो हमें डायरेक्टली पता है कि 1 क्यूब आ जाएगा, फिर 3 × 1 × 7 का स्क्वायर आएगा, फिर 3 × 1 का स्क्वायर × 7 आएगा, और फिर 7 का क्यूब आ जाएगा। तो ये तो पता है हमें। अगर नहीं मान लो 13 हो जाता, यहाँ पर 3 की जगह 13 होता, तो फिर वो 13c0 13c1 एंड सो ऑन ये लिखते हैं हम। अब आपकी समझ में आएगा कि अच्छा जी, इसको ना 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये टर्म तो 7 से डिविजिबल है, क्योंकि इसमें 7 फैक्टर है, 7 से मल्टीप्लाई हो रखा है 7 स्क्वायर से, तो और ये टर्म भी 7 से डिविजिबल है, ये टर्म भी 7 से डिविजिबल है, तो बच कौन गया, बच तो ये गया, तो यही तो रिमाइंडर होना चाहिए फिर। यस और नो? यस। यही आंसर है, यही आंसर है, ठीक है। सो इस तरीके से बाइनोमियल को यूज करके हम आसानी से कह सकते हैं कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो ये इसमें आपको वही यूज करना है कि आप ना सबसे पहले नोटिस करो कि 9 से कह रहा है डिवाइड करना है इसमें, तो 9 से अगर डिवाइड करना है इसको, तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। 8 की पावर 2n माइनस 62 की पावर 2n + 1 को डिवाइड करना है 9 से। रिमाइंडर कह रहा है कि क्या होगा, रिमाइंडर बताओ क्या होगा इसका। अच्छा, कुछ बच्चे तो दिमाग ये चलाएंगे कि अच्छा n के बारे में कुछ बोला तो नहीं गया है, n के बारे में कुछ बोला तो नहीं है ना, तो क्यों ना हम n की जगह पे कुछ वैल्यू ले लें, 2 ले लें क्या, n की जगह पे 2 ले लें और फिर आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। ऐसा भी सोच सकता है कोई बच्चा, बिल्कुल सही है, आंसर तब भी सही आएगा। इसमें कहा हाँ 1 रख रहे थे। अच्छा 1 रख रहे थे, 1 रखोगे तो ठीक है, लेकिन नेगेटिव नंबर आएगा। हाँ, कोई तब भी कर सकते हैं, 1 रख के कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 रखे 64, ये ना 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और माइनस 62 की पावर में 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ओके, सो ये बेसिकली 4 का ये तुम्हें निकालना पड़ेगा ना, ये सॉल्व करना पड़ेगा बेसिक, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, इसका क्यूब करके निकालना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आंसर निकलेगा इसका। कर लो, ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा, तभी आंसर आ जाएगा 64 माइनस 60। मुझे इसका भी एक शॉर्टकट तरीका पता है, ठीक है। एक तरीका बताऊं, शॉर्टकट तरीका रिमाइंडर निकालने का, बाइनोमियल से भी होगा ये। दूसरा शॉर्टकट तरीका होता है,
7 आंसर आ रहा है। यस सर। 62 का क्यूब किया है तुमने? नहीं, मेरा क्यूब किया ही कर दिया, ये बताओ। जीरो ने तो नहीं लिया तुमने? नहीं बता रहे हो, चलो कोई नहीं। ठीक है, पहले देखो बाइनोमियल से कैसे करेंगे इसको। बाइनोमियल से कैसे? -1 का कर दिया। क्या कर दिया? 63 -1 का होल क्यूब करा है। सही बात है, सही है, सही है। तो यहां पर ना इसको सबसे पहले ये 8 को लिखो, 8 को लिखो 9 - 1 की पावर 2n, और अगले वाले को लिखो 63 - 1 की पावर 2n + 1, है ना। तो अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या बन जाएगा? ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से ध्यान से देखना क्या होगा। एक मिनट, कोई मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस 9 - 1 को 1 - 9 की पावर 2n लिख दूं तो किसी को ऑब्जेक्शन है इसमें? नो सर। क्यों ऑब्जेक्शन नहीं है? क्योंकि पावर में इवन नंबर है, तो पावर में इवन नंबर है ना, तो वो माइनस का प्लस ही बनेगा अल्टीमेटली। तो 1 - 9 लिखूं या 9 - 1 लिखूं, बात एक ही है, क्योंकि पावर में जब इवन नंबर होता है तो ये बड़ी आसानी से लिखा जा सकता है। अच्छा, फिर इसमें अगर मान लो मैंने 1 - 63 कर दिया तो कोई दिक्कत है? नो ये सर। माइनस का प्लस कर दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि माइनस को कॉमन लेंगे, और वो भी ऑड टाइम्स। देख रहे हो पावर में क्या है? ऑड टाइम्स। ये बात समझना जरूरी है बच्चों, कि मान लो जैसे यहां पर अगर हमने सपोज यहां पर -x और +y और इसकी पावर में 3 लिखा हुआ है, तो मैं माइनस जब कॉमन ले लूंगा ना इसमें से, तो ये x - y बन जाएगा, ठीक है, और उस पूरे की पावर 3 है, तो ये -1 कॉमन लिया है। अच्छा, -1 की पावर को बाहर निकालूंगा तो क्या दिखेगा? ये माइनस का बाहर निकल जाएगा और x - y की पावर 3 बन जाएगा। ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, ये ऐसा कुछ बनेगा। सो इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं यहां पर कि 1 - 63 की पावर लिख दिया, तो दोनों प्लस के साइन के साथ आ जाएंगे। चलो अब कर दो इसको एक्सपैंड, बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपैंड कर दो। ये बन जाएगा 2nc0 - 2nc 1 इंटू में 9 प्लस 2nc 2 n का स्क्वायर 9 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये माइनस चलता जाएगा। फिर अगला वाला आएगा 2n + 1c 0, फिर -2n + 1c 163 इंटू 63, फिर प्लस 2n + 1c 63 का स्क्वायर। इसमें तुम्हें परफेक्शन लाना पड़ेगा ना, क्योंकि जल्दी जल्दी कर पाओगे, लिख पाओगे टर्म्स को, तो वो प्रैक्टिस से आएगी। फिर ऐसे ही माइनस का साइन आएगा, फिर चलता जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये टर्म 9 से डिविजिबल है, 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 सारे टर्म्स 9 से डिविजिबल हो जाएंगे इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के, इसको और इसको छोड़ करके, इन दो टर्म्स को छोड़ करके बाकी सारे टर्म्स 9 से डिविजिबल है, ठीक है। देख रहे हो ना यहाँ पे सारे टर्म्स 9 से डिविजिबल है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2nc0 दैट इज 2n। 2nc0 क्या होता है? 2nc0 होता है 1, आई एम सॉरी, ये 2nc0 2n नहीं होता है, 2nc0 कितना होता है? 1। और 2n + 1c0 क्या होगा? ये भी क्या आ जाएगा? 1। आंसर तुम्हारा हो गया गलत, आंसर है ये 2 है आंसर। समझे बात को? अब पता चले तुम्हारी गलती क्या थी भाई, क्या गलती कर दी हमने? 3 लेकर के क्या मिस्टेक कर दी? 3 लेकर के मिस्टेक ये किया है कि नेगेटिव नंबर आई थिंक लिया होगा तुमने। कुछ तो गलती की होगी तुमने, क्या गलती की है पता नहीं। इसका आंसर लेकिन 2 ही है, ठीक है, तो ये 2 इसका आंसर आ जाएगा। देखो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड कर दिया, उसमें अब ये ढूंढेंगे हम ये चीजें कि 9 से कौन कौन से टर्म्स डिविजिबल हैं, वो जो जो टर्म्स 9 से डिविजिबल है उनको हटा दो, बात खत्म। बाकी से जो बच जाएगा, जो डिविजिबल नहीं होगा, वो उनको सबको जोड़ करके आंसर लिख, तो यही आंसर है इसका, ठीक है, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो बाइनोमियल से देखो कैसे रिमाइंडर भी निकाला जा सकता है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बोलिए बच्चों, आ गया समझ? यस सर। ओके, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस होते हैं जो कि आपको याद रहना चाहिए, वो ये है सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशंस। एक तो ये बहुत जरूरी है जो आपको एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तुमसे कोई ना नींद में भी पूछे 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, तो तुम बोल दो nc0 nc1x nc2x² nc3x की पावर 3
NCN x की पावर n, चलता जाएगा इसी तरीके से। अगर तुमसे कोई पूछे 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, साइन ऑल्टरनेट चलेगा, देखो प्लस माइनस, NC1x NC2x स्क्वायर माइनस NC3x की पावर 3, चलता जाएगा ये, ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा, प्लस NCN और माइनस x की पावर n आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, इनको याद रखना है ना। NC0 को इस तरीके से भी लिखा जाता है, याद है किसी को क्या होता था? C0, खाली C0 लिखा हुआ है, इसका मतलब NC0 ही होता है। और ऐसे भी लिखते थे N, R ब्रैकेट में, इस तरीके की ब्रैकेट में NCR को इस तरीके से भी लिखा जाता है, मतलब NC0 लिखूं, सॉरी NCR लिखूं, है ना, बल्कि NCR लिखूं, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, सॉरी, NCR लिखूं, है ना, चाहे CR लिख दूं या फिर ब्रैकेट के अंदर, इस तरीके के ब्रैकेट के अंदर, कोई भी ब्रैकेट नहीं चलेगा, इसी तरीके का ब्रैकेट चाहिए। क्या बोलते हैं इसको, कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं इसको, कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं? मिडिल ब्रैकेट, ठीक है। हाँ, तो ये NR लिखते हैं इसमें, मतलब एक ही मतलब है, इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, सबका मतलब एक ही होता है। अब एक और तरीका होता है, N ब्रैकेट में, C ब्रैकेट में NR, C ब्रैकेट में NR, सबका मतलब एक ही है, लिखने का तरीका अलग अलग मैथमेटिशियंस ने अलग अलग तरीके से लिख रखा है, तो इसीलिए हमें भी सीखना पड़ता है उन सब की बातों को, क्योंकि वो लोग हमारे लिए आदर्श है। अलग अलग मैथमेटिशियन अलग तरीके से लिखना प्रीफर करते हैं, तो ये सारे तरीके हैं लिखने के, है ना। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, CNR, और कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो दो मैंने लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, इनको आप अच्छे तरीके से दिमाग में कर लो सेट, समझे बात को। और एक बात और, कि इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म, इन सारे एक्सपेंशन का, सबसे पहले तो ऊपर वाला जो एक्सपेंशन था a प्लस बी की पावर n, उसके लिए ये कह सकते हैं कि जेई जैसे एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल टर्म 1 2 3 4 5 6 7 स्टार है ये, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन, 7 स्टार, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। a प्लस बी की पावर में n, इसका जनरल टर्म देखो कैसे होता है, जनरल टर्म कैसे निकलता है, ये देख सकते हैं हम लोग। जैसे देखो, सबसे पहले तो ये NC0 लिखेंगे, a की पावर n आएगा, फिर NC1 लिखेंगे, a की पावर n-1 आएगा, इनटू में b आएगा, सॉरी, फिर NC2 आएगा, a की पावर n-2 इनटू में b की पावर 2 आ जाएगा, चलता जाएगा ये इस तरीके से। और NCR a की पावर n-r इनटू में b की पावर r, और ये फिर चलता जाएगा एंड में NCN b की पावर n। तो ये ऑब्जर्वेशन है एक तरीके से देखा जाए तो। हम बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम करते हैं तो हम नोटिस क्या करते हैं इसके अंदर, नोटिस ये किया जा रहा है यहाँ पे कि a की पावर ना पहले n था, फिर उसके बाद b की पावर 0 था, फिर अगले वाले टर्म में a की पावर n-1 है ना, दूसरा जो टर्म है उसमें दूसरे टर्म में n-1 है a की पावर, और b की पावर 1 है, तीसरे टर्म में NC2 आ रहा है और a की पावर n-2 और b स्क्वायर आ रहा है। उसी लॉजिक को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो जो मुझे मान लो कि अगर जनरल टर्म चाहिए, तो जनरल टर्म के लिए हो क्या रहा है यहाँ पर, कि सबसे पहले नोटिस करो कि जैसे ये तीसरा टर्म है, तीसरे टर्म में ये क्या आ रहा है भाई, 2 आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे NC2 आ रहा है, और ऊपर में पावर में n-2 और फिर यहाँ पर पावर में 2, b की पावर में 2 आ रहा है। तो अब इसी लॉजिक को मैं एक्सटेंड करके अगर सोचूं तो मुझे क्या समझ में आएगा कि क्यों ना मैं इसका जनरल टर्म निकालूं, TR+1 मैं इसका जनरल टर्म कह रहा हूं, है ना, R+1th टर्म मैं निकालने जा रहा हूं। सबके दिमाग में आएगा कि भाई TN निकालो ना, क्या ये TR+1 निकाल रहे हो, तो बाइनोमियल में आपको TR+1 ही निकालना ज्यादा बेहतर रहता है। अब TR+1 जब निकालोगे आप, मतलब ये कि R से एक आगे वाला टर्म, है ना, जैसे तीसरा टर्म निकालना है आपको, तीसरे टर्म को आप कैसे समझोगे, 2+1th टर्म, मतलब r की जगह पे 2 रखेंगे और तो हमें तीसरा टर्म मिल जाएगा, r की जगह पे 5 रखेंगे तो छठा टर्म मिल जाएगा, इस फार्मूले के हिसाब से। तो आप ऐसे सोचो कि TR+1 कैसे निकलेगा, गैस करके देखो तो इसके अंदर TR+1 का मतलब ये हुआ कि जैसे मुझे दूसरा टर्म चाहिए तो दूसरा टर्म कैसे निकलेगा, या तीसरा टर्म चाहिए तो कैसे निकलेगा, NC2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर मुझे R+1th टर्म चाहिए तो एक कम कर देना है, तीसरा टर्म चाहिए तो NC2 लिख रहे हैं, टर्म चाहिए तीसरा, लिख क्या रहे हैं, NC2, 2 तीसरे के लिए NC2 लिख रहे हैं, तो उसी लॉजिक से R+1 के लिए क्या लिखूंगा मैं, NCR, और फिर a की पावर में कौन जाएगा, n-r ही तो जाएगा, क्योंकि यहां पर देख रहे हो ना n2 है तो n-2 है, और b की पावर में कौन जाएगा, r जाएगा। यही है जनरल टर्म का फार्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, समझे बात को, ये है जनरल टर्म का फार्मूला। इससे आपको अगर 5वां टर्म फाइंड करना है तो r की जगह पे 4 इसमें पुट करके आंसर निकाल लो, अगर आपको 100वां टर्म फाइंड करना है तो r की जगह पे 99 पुट करके आंसर निकाल लो, समझे बात को। इस तरीके से कोई भी टर्म इसमें आप निकाल सकते हो।
आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बोलो। यस सर। यस जनरल टर्म इस तरीके से निकाला जा सकता है। ओके जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो, एक मिनट रुक जाओ, ये कॉपी नहीं होगा, कॉपी नहीं होगा, ये चिट्ठा रखा है क्या? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोच के बताओ, मैं बिल्कुल बेसिक वाला क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग ही है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट क्योंकि पहली बार बहुत याद वाद नहीं है तुम लोगों को, तो ये चैलेंजिंग हो सकता है तुम्हारे लिए। इसको देखो, ये देखो, अब ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख दिया, ठीक है, बाइनोमियल दे दिया है तुम्हें, और इसमें कह रहा है कि सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म इज 0। अच्छा जी, पहले पांचवा टर्म निकले तो सही। पांचवा टर्म निकालने के लिए मैं जानना चाहता हूँ, तुम लोगों से जानना चाहता हूँ कि तुम लोग इसको मुझे पांचवा टर्म निकाल के बताओ, पांचवा टर्म एंड छठा टर्म। तो पांचवा टर्म निकलेगा कैसे? पांचवा टर्म निकलेगा कैसे? इसी फार्मूले में से 4 4 4 और 5 करने के बाद यस, एक बार 4 एक बार 5 पुट करके आंसर आ जाएगा, है ना, फिफ्थ और सिक्स टर्म आ जाएगा। तो अच्छा एक बात और, कि इसमें जैसे a प्लस बी था, तो यहाँ b की जगह पे ध्यान से देखो क्या है, b की जगह पे क्या दिख रहा है? माइनस बी। यस, b की जगह पे माइनस का b है, ये भी समझना जरूरी है। तो b की जहां जहां यहाँ b है, जैसे यहाँ पर कहां पर b है भाई, b भी यहाँ रहा यहाँ पे, तो यहीं पर क्या कर दोगे, यहाँ पर माइनस का b की पावर r आ जाएगा, बस बात खत्म। समझे? बिल्कुल ज्यादा लोड नहीं लेना है, समझ में आ जाएगा आपको ये। ओके चलिए, फिफ्थ टर्म निकालिए। तो इसका फिफ्थ टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा? t4+1। तो t4+1 क्या होगा भाई? t4+1 होगा nc4, ncr होता है ना, nc4, फिर a की पावर में n-4 और इंटू में माइनस b की पावर 4। यस, ये आया। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो nc4 और a की पावर n-4 इंटू b की पावर 4 लिखूंगा। क्यों भाई? क्योंकि माइनस b की पावर 4 और b की पावर 4 में कुछ फर्क नहीं है, बिकॉज माइनस की पावर 4 में पॉजिटिव ही बन जाएगा। अच्छा, फिर है सिक्स्थ टर्म। तो सिक्स्थ टर्म का मतलब क्या हुआ? t5+1। तो t5+1 क्या होगा? nc5 a की पावर n-5 इंटू में माइनस b की पावर 5। और मैं इसको अगर लिखना चाहूंगा तो ये मुझे क्या दिखेगा? a की पावर n-5। अब ये माइनस b की पावर 5 b की पावर 5 नहीं होगा, माइनस b की पावर 5 माइनस ऑफ b की पावर 5 होगा। समझे बात को? और इन दोनों को जोड़ करके आंसर दिया हुआ है 0। आंसर 0 दिया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों टर्म्स बराबर नहीं हो गए। अगर ये दोनों टर्म को जोड़ करके, इन दोनों टर्म्स को ऐड करके बेटा अगर बताओ कि आंसर दिया हुआ है 0, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो आंसर 0 है, तो एक उधर जाएगा, दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। समझ गया ना बात को? हो जाए। यस सर। हाँ ठीक है, मुझे लगा कि नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके, b की पावर 5 ये आ गया जी। अब आप एक बात और नोटिस करो इसके अंदर, क्या नोटिस करो कि आपको जो फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है वो बड़ी सिंपल सी बात आपसे पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है बात? a बाई बी। अरे भाई a बाई बी निकलेगा कैसे? a बाई बी तो तब निकलेगा जब ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, है ना, और ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। करेक्ट है? हो गया काम तमाम। तो दोनों को डिवाइड कर दो। अच्छा एक बात और, ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी, तो nc4 जाएगा nc5 के डिनोमिनेटर में, और a की पावर n-4 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा a की पावर n-5 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कैसा कुछ दिखेगा? a की पावर n-4 इंटू b की पावर 4 अपॉन में a की पावर n-5 इंटू में b की पावर 5, डिवाइड कर दिया इधर की तरफ, और राइट साइड में nc5 अकेला बैठा हुआ है अकेला बेचारा, उसके नीचे, इसके नीचे डाल दो nc4। हो गया जी। अब ये काटापीटी के बाद जो आंसर बचेगा वही हमारा आंसर होगा। बाय द वे, a की पावर n-4 में से ये जो पावर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो a बन जाएगा, और ये जो b की पावर 4 है ये आपस में कैंसिल होकर के b के साथ b बच जाएगा। और राइट साइड में nc5 क्या होता है पता है ना सबको? nc5 होता है n फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल और इंटू में n-5 फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल और इंटू में n-4 फैक्टोरियल। अब ये वाला इससे कैंसिल हो गया। एक मिनट, ये 4 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा और n-4 को बाहर मैं निकालता हूं। आपको पता है ना, ये n-4 जब फैक्टोरियल में से बाहर निकलता है तो क्या बनता है?
n माइनस 4 इंटू में n माइनस 5 फैक्टोरियल। यस, एक कम होकर के फैक्टोरियल बच जाता है, n माइनस 5 फैक्टोरियल बन जाएगा, एक कम होकर के, है ना, एक कम होता है। और डेनोमिनेटर में जो ये 5 फैक्टोरियल है, इसको 5 इंटू में क्या लिखूंगा, 4 फैक्टोरियल, और n माइनस 5 फैक्टोरियल को एज इट इज छोड़ दो। देखो ये फिर से आपस में कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, n माइनस 4 अपॉन में 5, n माइनस 4 अपॉन में 5, n माइनस 4 अपॉन में 5, बी ऑप्शन सही है। आया समझ में, बोलिए। जनरल टर्म इस तरीके से बच्चों निकाला जा सकता था। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आ गया बच्चों समझ में, बताओ। यस सर। यस सर। ओके, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े से अलग तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे कि ये वाला यही मेन में आ चुका है पास्ट में, ये मेन का ही क्वेश्चन मैंने दिया था आप लोगों को। देखो ये क्वेश्चन है, अब आपसे इसमें कहा जा रहा है कि भाई ऐसा है कि x माइनस 1/x की पावर 6 है, तुम इसको एक्सपैंड करो, तो इसमें कहीं तो कांस्टेंट टर्म आएगा। बताओ वो कांस्टेंट टर्म कौन सा है, कौन सा टर्म है, वो कांस्टेंट टर्म है भी क्या, मतलब कांस्टेंट टर्म कौन सा टर्म है ये भी बताना है, और वो टर्म क्या है वो भी बताना है, दोनों बातें। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि कांस्टेंट टर्म चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म में भाई x नहीं आएगा ना, तो हम इसका जनरल टर्म पहले निकालते हैं, tr+1 निकालते हैं। तो tr+1 क्या निकलेगा, tr+1 का फार्मूला होता है ना 6cr, और फिर पहला वाला जो टर्म है उसकी पावर में r आ जाएगा, सॉरी 6 माइनस r आ जाएगा, और -1/x की पावर में r आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6cr x की पावर 6 माइनस r इंटू में -1 की पावर r, -1 की पावर r को साइड कर देते हैं ना, पहले -1 की पावर r को साइड में लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ही आएगा ऑब्वियसली, और यहां पर x की पावर में r। ये कितने बच्चों को नहीं समझ में आया बताओ, सबको समझ आ गया क्या कर दिया हमने यहाँ पे, बोलो। ये स्टेप समझ में आ गया सबको। जनरल टर्म निकाल रहे हैं हम अभी, जनरल टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं इसका। यस सर। यस सर। आ गया ना समझ में, ठीक है। तो अब फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो इसको। ये आ जाएगा 6 माइनस 2r, और इंटू में -1 की पावर r। ये जनरल टर्म है, तुम्हें पता है ये जनरल टर्म निकालने से फायदा क्या हुआ, ये जनरल टर्म ना एक्चुअली में इसका जन्म पत्री है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का। इसमें तुम r की जगह पे 0 से पुट करना स्टार्ट करो, 0 पुट करोगे तो पहला टर्म मिल जाएगा, इसी में r की जगह पे 0 पुट करोगे पहला टर्म मिल जाएगा इस एक्सपेंशन का। फिर r की जगह पे 1 पुट करोगे तो दूसरा टर्म मिलेगा, r की जगह पे 3 पुट करोगे तो चौथा टर्म मिलेगा, है ना, और r की जगह पे 5 रखोगे तो छठा टर्म मिल जाएगा, ठीक है, और 6 रखोगे तो सातवां टर्म मिल जाएगा। सो ये एक्चुअली में जन्म कुंडली है एक तरीके से। हमें क्या करना है, हमें कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है, और हमें ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए तो फिर x की पावर कुछ नहीं होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए x की पावर में। कांस्टेंट टर्म में अगर ये मुझे कांस्टेंट टर्म चाहिए तो उसमें तो x की पावर 0 होनी चाहिए, है ना, सही बात है कि नहीं। यस सर। फॉर कांस्टेंट टर्म, यस, फॉर कांस्टेंट टर्म x की पावर 0 होनी चाहिए, दैट मींस 6 माइनस 2r की वैल्यू 0 होनी चाहिए, दैट इज r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 के बराबर होनी चाहिए। तो r इज इक्वल टू 3 पे ये जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म बन जाएगा, मतलब उसमें x नहीं होगा, और r की वैल्यू 3 लेने का मतलब हुआ कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में चौथा टर्म जो है वो कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली r की वैल्यू 3 है तो चौथा टर्म हुआ ना भाई, r+1, tr+1 का ये फार्मूला होता है, जनरल टर्म जो है tr+1 के लिए निकालते हैं। तो r की वैल्यू 3 आ रही है, दैट मींस चौथा टर्म इसका कांस्टेंट टर्म आएगा। तो अच्छा अब चौथा टर्म कांस्टेंट आ गया, और वो टर्म होगा क्या वो हम देख लेते हैं अभी। r की जगह पे 3 पुट कर दो इसी में, ये क्लॉड वाले में, x की पावर तो 0 ही हो जाएगा बिकॉज हमने 6 माइनस 2r 0 ही कर रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 की पावर 3 दैट इज -6c3। अच्छा कोई बताएगा मुझे -6c3 की वैल्यू कितनी होती है, निकालना पड़ेगा, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये -20 आ सकता है। कितना, -20। यस सर। हाँ
6 है ना, यस 20 आ रहा है, सिंप्लीफाई हो गया, 6C3 की वैल्यू 20 आती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो होगा माइनस का 20। तो इसके एक्सपेंशन में चौथा टर्म जो आएगा वो चौथा टर्म x से इंडिपेंडेंट होगा, है ना, उसके अंदर x की पावर 0 आ जाएगी चौथे टर्म में, चौथे टर्म में सीधा सीधा कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी जब इसको एक्सपैंड करोगे तो, और वो वैल्यू क्या होगी, चौथा टर्म होगा क्या, -20 आ जाएगा, है कि नहीं। जैसे हम करते हैं ना, देखो ऐसे सोचो, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करना है मुझे, तो इसका क्या होता है फार्मूला, a² प्लस 2 इंटू a इंटू b और प्लस b²। तो जरा सोचो कि इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हें नहीं लगता ऐसा दिखेगा ये, क्योंकि x से तो x कैंसिल हो गया ना, तो ये कांस्टेंट टर्म आ गया, देख रहे हो यहाँ पे, इसी को कहते हैं कांस्टेंट टर्म, मतलब x उसमें नहीं होना चाहिए, उसके अंदर x नहीं होना चाहिए। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर में इंडिपेंडेंट टर्म जो होगा, x से इंडिपेंडेंट टर्म बोले या कांस्टेंट टर्म बोले, वो दूसरा टर्म है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हाँ जी बच्चों, बताओ समझ में आया। यस सर। ओके, टू फाइंड nth term from या r plus 1th term from end of a plus b की पावर n, write a plus b की पावर n equal to b plus a की पावर n, and then find r plus 1th term from the beginning, r plus 1th term from beginning। मतलब ये कि अगर आपको आखिरी से कहता ना कोई, ऐसा कहे कि एंड से बताओ, आखिरी से बताओ कि तीसरा टर्म कौन सा है, तो आप क्या करो, ए और बी की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दो और फिर आखिरी से नहीं, स्टार्टिंग से ही तीसरा टर्म बता दो, तो वही आ जाएगा। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में जब हम ये लिखते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस 2ab प्लस b² आता है, हमें पता है ये। अब इसी को स्विच कर दूंगा मैं, b प्लस a का स्क्वायर कर दूंगा, तो कुछ नहीं होगा, बस जो आखिरी में था, आखिरी में कौन है, b² है, b² पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद 2ba हो जाएगा और फिर a² आ जाएगा। तो बदला कुछ भी नहीं है, सेम है ना, ये सेम है। लेकिन हुआ क्या इसमें, जैसे इसमें आखिरी टर्म था b², ठीक है, अब कहेगा उल्टे से आखिरी टर्म बताओ, आखिरी से एंड से एंड से पहला टर्म बताओ, तो एंड से पहला टर्म इसमें, आखिरी से पहला टर्म b² है, तो मुझे अगर आखिरी से पहला टर्म निकालना है तो क्यों ना मैं b और a को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा, तो जो आखिरी में आया हुआ था, एंड में आया हुआ था, वो पहले आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली ऐसे ही, अगर ये तो छोटा सा एग्जांपल लिया है, 3 4 5 होगा पावर, तो उस केस में तुम्हें निकालने में आसानी रहेगी इस तरीके से। तो इसको आपस में अदला बदली करके तुम चेंज कर सकते हो, है ना। ये है आपके पास रिजल्ट। ओके, एक मिनट। ये देखो, अब ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें ना क्यूब रूट ऑफ 2 है और 1 में क्यूब रूट ऑफ 3 है, उसकी पावर में n दिया हुआ है, कह रहा है रेशियो ऑफ 7th टर्म फ्रॉम बिगनिंग एंड 7th टर्म फ्रॉम एंड इज 1/6। तो कह रहा है n की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो पहले तो स्टार्टिंग से अगर 7th टर्म निकालना चाहते हो आप, तो आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो, तो स्टार्टिंग से अगर इसी एक्सपेंशन में 7th टर्म निकालना है तो tr+1 के लिए स्टार्टिंग से हम निकाल रहे हैं अभी, स्टार्टिंग से 7th टर्म, तो tr+1 का मतलब t6+1 लेना पड़ेगा, तो nc6 हो जाएगा, और इनटू में क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर में कितना आ जाएगा बच्चों, n-6, और फिर 1 क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर में कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। ये हो जाएगा स्टार्टिंग से 7वां टर्म, तो उसके लिए r की वैल्यू 6 पुट कर देनी है। अच्छा, एंड से अगर करना है तो एंड से एंड के लिए सबसे पहले तो इस एक्सपेंशन को ही बदल दो, उल्टा लिख दो, ऐसे लिख दो पहले, 2 है वहाँ पे 1/3 √3।
हाँ ऐसे कर दिया, ठीक है। अब इसमें टी 6+1 निकालते हैं एंड से अगर निकालना है तो अब इसमें जो ए था वो बी बन गया, बी जो है वो ए बन जाएगा, तो ये आ जाएगा, होगा तो NC6 ही, पहले तो NC6 ही आएगा, फिर उसके बाद ना 1/³ आएगा, 1/³ और उसकी पावर में n-6 आएगा, और फिर √2 की पावर में 6 आएगा, ठीक है। ये है, ये आ गया हमारे पास, ये आखिरी से छठा टर्म है, सॉरी 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 सातवां टर्म है, और ये है स्टार्टिंग से एक्सपैंड करेंगे तो छठा सातवां टर्म है, और इन दोनों का रेशियो, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट बाय सेकंड आपको दे रखा है ना, इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड ये दे रखा है आपको 1/6 के बराबर, देख रहे हो यहाँ पे। तो अब आपको करना है सॉल्व। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको रेडिकल्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये रेडिकल्स कौन से क्लास में पढ़ाया जाता है, ये √2, 1/³ पावर के साथ मैनिपुलेशन, ये आपको आना चाहिए अच्छे तरीके से, तभी आप इसमें कर पाओगे। तो दोनों को डिवाइड करके देखो तो बच्चों, NC6, अच्छा डिवाइड जब करोगे तो NC6 से NC6 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल होने वाले हैं, इनको मैं नहीं लिखने वाला हूँ, इनको मैं नहीं लिखूंगा। बाकी को देख लेते हैं, बाकी दो ये है, इसकी पावर में n-6 है, और एक मिनट, कोई मुझे ये बताएगा कि मैं 1/³ को क्या मैं √3 की पावर में -6 लिख सकता हूँ? यस सर। और दूसरा वाला यहाँ पे सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई करने जा रहा हूँ, √3 और उसकी पावर में 6 - n कर रहा हूं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि 1 में है तो पावर नेगेटिव होगा ऊपर जाकर के, और फिर वो n-6 से मल्टीप्लीकेशन होगा, माइनस का, तो क्या बन जाएगा 6 - n। अच्छा, फिर ये √2 की पावर 6 तो है ही, तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिया, और ये इक्वल दे रखा है 1/6 के, 1/6 के। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद क्या करें बच्चों, अब इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि ये मुझे क्या दिख रहा है, आप लोगों को भी ये दिखेगा शायद, कि ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये एक जैसे दिख रहे हैं, लाइक टर्म्स है, √2 ये भी है, √2 ये भी है, तो √2 वाले को क्लब अगर कर लिया जाए, अगर √2 वाले को क्लब कर लिया जाए तो कैसा दिखेगा ये, √2 की पावर में कितना आएगा, गैस करो गैस करो, n-12। 12। यस सर। यस, और √3 वाले टर्म को क्लब कर लेंगे, अगर √3 वाले टर्म को क्लब कर लेंगे, मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर ले जाओगे, तो वो क्या होगा पता है, n-12। n-12, यस। और ये इक्वल होगा 1/6। मेरा मन कर रहा है कि 1/6 को मैं 2 की पावर -1 और 3 की पावर -1 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। सही है। अब ना आप नोटिस करो कि ये जो टर्म है और ये टर्म है, इन दोनों में बेस सेम है, अभी तो दिख नहीं रहा है लेकिन अब दिखेगा आपको अभी। पहली बात तो ये कि एक काम करते हैं, इसको अभी बेस को सेम नहीं करते हैं, पहले बना ही देते हैं बेस को सेम। कैसे बेस सेम बनेगा देखते हैं। क्या मैं इस √2 को 2 की पावर 1/3 लिख सकता हूं? √3 की पावर तो -12 + n होनी चाहिए ना। क्या √2 की पावर, √3 की पावर हाँ -12 + n। -12 + n ही तो लिख रखा है मैंने, क्या लिखा है ये, -12 + n ही तो है ये। सॉरी सर, वो सर, हाँ उल्टा लिख दिया, कंफ्यूजन हो गया, ओके। अरे नहीं सर, वो मतलब तो थोड़ा देख के थोड़ा पता नहीं क्या हो गया सर। हाँ चलो ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अच्छा बाय द वे, √2 क्या होता है, √2 होता है 2 की पावर 1/3। ये सभी बच्चे एग्री करेंगे इस बात पे। √2 क्या होता है, 2 की पावर 1/3। तो क्या मैं ये जो √2 है इसको 2 की पावर में n-12/3 लिख दूं, और फिर इसको 3 की पावर में n-12/3 लिख दूं, तो ये हो जाएगा 2 की यस पावर सर। -1, 3 की पावर -1। अब पावर को डायरेक्ट कंपेयर कर दो, पावर को कंपेयर करो यहां पर, इसके किसके साथ कंपैरिजन होगा भाई, इस पावर का इस पावर के साथ, n-12/3 मस्ट बी इक्वल टू -1, तो n की वैल्यू आ जाएगी -3 + 12, 9। यही आंसर है इसका, यही निकालना था हमें, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। आ गया समझ में? यस सर। ओके।
Find the coefficient of x power 20 in this expansion. ये पावर में माइनस का 5 है, -5 है ये। देखो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। इसमें मुद्दा क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, और उस पूरे की पावर में -5 भी है। ब्रैकेट के अंदर जो चीज दिख रही है ना आपको, ये ध्यान से देखो आप, तो क्या दिखेगा आपको, ये जो ये दिख रहा है आपको, ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है, ये समझना जरूरी है। अच्छा, इसका मल्टीप्लीकेशन होना है 1 + x² की पावर 40 के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें एलसीएम ले लेते हैं। ये x/1 और 1/x है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो x आ जाएगा, फिर x² + 1 आ जाएगा, और उसकी पावर में -10 आ जाएगा, और 1 + x² की पावर में 40 भी है। थोड़ा सा इसको हम सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट से मेरा मतलब है 1 + x² की पावर -10 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + x² की पावर में 30। यस, 30 कैसे भाई? 1 + x² की पावर -10, 1 + x² की पावर 40, दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। लेकिन डेनोमिनेटर में जो ये x है, ये डेनोमिनेटर में जो x है, इसकी पावर में भी तो -10 है, अलग अलग थोड़ी हो जाएगा Yes. ये। तो ये बन जाएगा x की पावर 10 इंटू में 1 + x² की पावर 30, ये आ रहा है हमारे पास। ओके, अब ना मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचा, अब मुझे इसको एक्सपैंड करना ही पड़ेगा, इसको ओपन करना ही पड़ेगा। 30c0 ओपन कर देता हूं, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपैंड कर देता हूं। 30c1x², फिर 30c1x² का स्क्वायर, दैट इज x पावर 4, फिर 30c, और सॉरी ये 2 आएगा, 30c3 x की पावर स्क्वायर का क्यूब, दैट इज पावर 6, है ना, और फिर 30c4 x की पावर 4, x की पावर 4 का मतलब x² की पावर 4, तो 8 आ जाएगा, और फिर 30c5 x की पावर 2 का पावर 5, दैट इज 10, और ये चलता जाएगा, आगे भी चलता जाएगा। अब आगे जो भी टर्म्स आएंगे उसमें x की पावर 10 से ज्यादा हो जाएगा, और क्योंकि हमें अभी ये x की पावर 10 से सभी टर्म को मल्टीप्लाई भी करना है, तो आप नोटिस करो कि आप x की पावर 10 से ये हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, x की पावर 20 कहीं नहीं आएगा इसको छोड़ करके। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, तभी केवल x की पावर 20 आएगा, नहीं तो कहीं नहीं आने वाला है x की पावर 20। समझ पा रहे हो इस बात को? तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 20 इज इक्वल टू 30c5। यही इसका आंसर है। कोई बच्चा अगर चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकता है एनसीआर वाले फार्मूले से। आया समझ में? बोलो। Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है, अगर ये समझ में आ गया।
जनरल टर्म कैसे निकालेंगे? जनरल टर्म तो पहले निकालने के लिए जनरल टर्म, हाँ जनरल टर्म से भी कर सकते हैं। यहां पर करना पड़ेगा कि मतलब इसका जनरल टर्म, इसमें जनरल टर्म निकाल लें, इसमें जनरल टर्म निकाल करके और x की पावर 10 का कोएफिशिएंट ढूंढ ले, फिर तभी तो आएगा, तो तब भी आ जाएगा। लेकिन वो ढूंढने से ज्यादा आसान मुझे यही लगा कि एक्सपैंड ही कर दो ना भाई। सिंपल सी बात है कि हमें देखना पड़ेगा कि x की पावर 10 का कोएफिशिएंट क्या आता है, तो 30c5 आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। जनरल टर्म मतलब इसका जनरल टर्म निकाल करके और फिर उसमें पता करेंगे कि x की पावर 10 कहाँ आएगा, मतलब x की पावर 10 के लिए कोएफिशिएंट क्या आएगा, उसके हिसाब से फिर वो चेक होगा। तो ये तरीका है करने का, समझे बात को? ओके, सो ये था जनरल टर्म। मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये इसमें यही होता है जनरल टर्म में। अच्छा चाहो तो नोट बना के लिख सकते हो इसको। इन a प्लस बी की पावर n प्लस वन, number of terms is equal to n plus 2 minus 1c2, that is 2 minus 1, that is n plus 1c1, that is n plus 1। नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है वो n प्लस 1 होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन में। तो ऐसे ही अगर a प्लस बी प्लस सी की पावर n है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएंगे वो हो जाएगा n प्लस, जितने वेरिएबल होते हैं उतना जोड़ो इसमें, n प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, दैट इज n प्लस 2 c2। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, n प्लस c2, n प्लस 2 c2 क्या होता है, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही तुमसे कोई कहे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर में अगर n है तो नंबर ऑफ टर्म कैसे डिसाइड होगा? n आएगा, उसमें जितने वेरिएबल है उनको जोड़ो, फिर एक सब्ट्रैक्ट करो, फिर 4 माइनस 1, मतलब n प्लस 4 माइनस 1 है तो नीचे भी 4 माइनस 1, c 4 माइनस 1 होना चाहिए, दैट इज n प्लस 3 c3। ये आंसर आ जाएगा। अब ये इसी पैटर्न को समझते हुए तुम लोग गेस कर सकते हो कि अगर r टर्म्स होंगे ब्रैकेट के अंदर तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने निकल के आएंगे। ठीक है, ओके नोट में ही चाहो तो ये लिख सकते हो, मिडिल टर्म ऑफ एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n इज a प्लस बी की पावर n का जो मिडिल टर्म होगा, बच्चों तुम लोग गैस करो तो मिडिल टर्म क्या होगा इसका? नंबर ऑफ टर्म्स तो n प्लस 1 होते हैं, ठीक है, तो मिडिल टर्म इसमें कौन सा आएगा? एनी आइडिया? जैसे n की वैल्यू 3 है मान लो, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे इसमें? 4 टर्म्स होंगे, तो 2 मिडिल टर्म्स होंगे इसमें। समझ रहे हो बात को? तो अब मेरी बात सुनना, पहले एक काम करते हैं, n की वैल्यू 4 ले लूं, n की वैल्यू 4 नहीं 6 ले लेते हैं। चलो n की वैल्यू मान लो मैंने 6 ले ली, समझाने के लिए बता रहा हूँ, नोट मत करना। n की वैल्यू 6 ली, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 7। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 7। मिडिल टर्म कौन सा है? मिडिल टर्म कौन सा है? ये चौथा। 7 टर्म में, यस 1 2 3 4 5 6 7, मिडिल टर्म कौन सा है? चौथा ही तो है, यस फोर्थ टर्म मिडिल टर्म हो जाएगा। सो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास यहाँ पर ये अगर n की वैल्यू मैं 6 लेता हूं तो नंबर ऑफ टर्म होगा 7 और मिडिल टर्म हो जाएगा चौथा। ठीक है, तो मिडिल टर्म चौथा है, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि अगर n की वैल्यू ऑड है, n की वैल्यू ऑड है तो क्या होगा? n की वैल्यू अगर ऑड होगी तो n/2 प्लस 1th टर्म जो होगा, n/2 प्लस 1th टर्म विल बी मिडिल टर्म, विल बी मिडिल टर्म। समझे बात को? अच्छा, जब n की वैल्यू क्या है यहां पर? ऑड है तब, है ना, और n जब इवन होगा तब 2 मिडिल टर्म्स होंगे। और कौन कौन से होंगे मैं इसको समझाता हूं तरीके से। देखो n की वैल्यू ले लो यहां पर इवन, I'm सॉरी यहाँ पर n ऑड नहीं था, इवन था, ये गलती हो गई। n यहाँ पर क्या होना चाहिए? n यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों? इवन होना चाहिए था, इवन होना चाहिए था। ठीक है, हाँ n ऑड होगा तब क्या होगा? जैसे मान लो n की वैल्यू हमने ले ली 7, तो अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 8। तो 8 में 2 मिडिल टर्म्स होंगे, कौन कौन सा? एक चौथा टर्म और एक पांचवा टर्म। तो चौथा और पांचवा टर्म निकलेगा कैसे? चौथा और पांचवा टर्म निकलेगा n प्लस 1/2th टर्म
और n+3/2th टर्म, है ना। चौथा टर्म ये निकला, 7 + 1 8, 8/2 4 और 7 + 3 10, 10/2 5। यस, सो ये फार्मूला निकल करके आ गया एक तरीके से कि अगर हमारे पास n जो है ऑड दिया हुआ है, देन n+1/2th टर्म एंड n+3/2th टर्म आर 2 मिडिल टर्म्स, 2 मिडिल टर्म्स होंगे। लेकिन ये कब, जब n जो है वो एक ऑड इंटीजर हो तब, जब एक n क्या हो जाए, ऑड इंटीजर हो तब। ऑड इंटीजर मतलब ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऑब्वियसली, तो 2 मिडिल टर्म्स हो जाएंगे इसके अंदर, समझे बात को। ओके, कभी कभी हम लोग क्या इंटरेस्टेड होते हैं किन चीजों में, मैं आपको एक बार समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करता हूं 2-3 मिनट में, कि हम ना किसी बाइनोमियल जैसे एक्सपेंशन कर रहे हैं, जैसे मान लो कि 1 + 2/5 को हम एक्सपैंड कर रहे हैं, 2/5 की पावर 4 ले लेते हैं मान लो एक सेकंड के लिए। तो अब इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, पहले तो 4c 0 आ जाएगा, फिर 4c 1 इंटू में 2 की पावर 2/5 आ जाएगा, फिर 4c 2 2/5 की पावर 2 आ जाएगा, फिर 4c 3 2/5 की पावर 3 आ जाएगा, और 4c 4 2/5 की पावर 4 आ जाएगा। तो आप इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखो, 4c 0 होता है 1, अब 4c 1 होता है 4, तो 4 2 जा 8/5 आ जाएगा, फिर 4c 2 कितना आया, 4c 2 होता है 6, 6 इंटू में 4/5 प्लस 4/25, सॉरी 4/25, 4c 3 होता है 4 और ये हो जाएगा 8/125, फिर हो जाएगा 4c 4 1 ही होता है तो 2/4 16 ये आ जाएगा 625, बल्कि इसको मैं 24 लिख दूं, ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, 24/25 लिख दो इसको, 24/25, और अगला वाला जो है इसको लिख देता हूं 32/125, 32/125, 32/125, ठीक है। ये 5 टर्म्स हमारे पास निकल के आ गए इसके अंदर एक्सपेंशन में। आप इसमें नोटिस करो कि वही तो एक टर्म है जो सबसे बड़ा टर्म है, सबसे बड़ी वैल्यू है, कौन सा ऐसा टर्म है जो सबसे बड़ी वैल्यू रख रहा है इसमें, 8/5। यस, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो कई बार ना हमें यही कहा जाता है फाइंड करने के लिए, तो यहां तो फिर भी पावर में 4 था तो एक्सपैंड करके लिख दिया और वैल्यूज निकाल ली, है ना। लेकिन अगर पावर 10 दे देगा, 15 दे देगा, तब तो तुम वही करते रह जाओगे। तो ये तरीका सही तरीका नहीं है, ये तरीका समझने के लिए ठीक है कि जब हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो सेकेंड टर्म है और उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है 8/5। वेट, मैं यहां पर आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, कंफ्यूज करना चाहता हूँ आपको, कि अगर यहीं पर माइनस का साइन आता, यहां पर जब माइनस का साइन होता था तो यहां माइनस का साइन हो जाता, यहां पर फिर प्लस, यहां फिर माइनस हो जाता, फिर यहां पर माइनस आ जाता। तो अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, अब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, अभी भी यही है, अभी भी यही है, क्योंकि मैं यहां पर साइन के बारे में बात कर ही नहीं रहा हूं कि प्लस है कि माइनस है, मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है। तो न्यूमेरिकली का मतलब हुआ कि बिना प्लस माइनस के साइन को देखे बताओ कि कौन सा टर्म सबसे बड़ा टर्म है। तो ऑब्वियसली 8/5 दिख रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू इसी की है, ठीक है। तो जब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बोलता हूं ना मैं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो उसमें ना प्लस माइनस का हम ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन सा माइनस का है कौन सा प्लस का है, हम खाली जानना चाहते हैं कि न्यूमेरिकली जो सबसे ज्यादा ऊंची वैल्यू कौन सी है, और यही हमें फाइंड करने के लिए कहा जाता है। तो ये निकालने का भी तरीका होता है, इसका फार्मूला होता है, वो मैं आप लोगों को लिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आई थिंक आप लोगों को आ गया होगा, थोड़ा सा रहने देता हूं, उसको छोड़ ही देता हूं, रहने। अरे एक मिनट। तो हाँ, मैंने क्या बताया आपको कि इस तरीके से एक्सपैंड कर करके आंसर थोड़ा निकलेगा, आंसर निकालने का तरीका होता है भाई, कुछ तो तरीका होता है। तो अब देखो, लिखो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन 1 + x की पावर n। आपके मन में आएगा अच्छा 1 + x पावर n लिया है, लेकिन अगर मान लो a + b की पावर n लिखा हुआ होगा तो a + b की पावर n को भी आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, एक कॉमन लेकर के। क्या आपको ऐसा दिखेगा, बताओ, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब ये बन गया ना 1 + x की पावर n, कैसे भाई, यही हमारा x है, यही हमारा x है, वो तो बाहर आ चुका है, उसको रखो साइड में, है ना। जो कुछ भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगा उसको a पावर n से मल्टीप्लाई कर लेना बाद में, ठीक है। लेकिन ये b/a ही हमारा x बन चुका है। तो अगर 1 + x की पावर n के फॉर्म में नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना बाएं हाथ का खेल है। कैसे,
जैसे ही यहाँ पर a कॉमन निकालोगे a पावर n बन के बाहर निकलेगा और b बाई a बन जाएगा, b बाई a को x लेट कर लेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n हो गया ना। यस, तो इस तरीके से किया जा सकता है, सोचा जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो बच्चों ये है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन 1 प्लस एक्स की पावर इज tr प्लस 1। देन ध्यान से सुनना, मान लो कि tr प्लस 1 इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, जैसे इसमें था ना दूसरा टर्म सबसे बड़ा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म था, तो वैसे ही हमने मान लिया कि 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में tr प्लस 1 जो है वो ग्रेटेस्ट टर्म है। तो tr प्लस 1 में r ग्रेटेस्ट टर्म है, तो r की वैल्यू देखो क्या होती है, r की वैल्यू होती है n प्लस 1 x, मॉड लगा दो यहां पर, फिर x प्लस 1। ये होता है इसका फार्मूला। क्या होता है इसका फार्मूला? n प्लस 1 टाइम्स x, n प्लस 1 टाइम्स x और अपॉन में 1 प्लस x। ये है इसका फार्मूला। इस तरीके से हम लोग इसका कोई भी इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हम लोग इसमें फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। बोलो। आ गया बच्चों? आर निकालने का यह तरीका है, ठीक है। इफ आर इज नॉन इंटीजर, आर इज एन इंटीजर, सुनो सुनो, नॉन इंटीजर मत लिखो, आर इज इंटीजर, से r is less than equal to 6, then we take two values of r। कौन कौन सा? 6 एंड उससे एक छोटी वैल्यू भी लेते हैं, 5 भी लेते हैं, 6 और 5 भी, है ना, दो वैल्यूज लेंगे r की। इनफैक्ट r is equal to 6 and r is equal to 5, both will give equal terms, equal numerical values, सो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो जेईई मेन में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं करवा रहा हूं ये कि आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है इसमें। ये देखो, जैसे तुमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई इसमें ना न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, ये बताओ। मतलब कौन सा टर्म नहीं, क्या है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, क्या है इसमें एक्सपेंशन में, वो बताओ। तो सबसे बड़ी समस्या तो यहां पर ये है कि ये फार्मूला मत भूलना भाई, ये फार्मूला है, देखो कहा गया ये, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये है हमारा फार्मूला जिससे आर की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या तो पहले ये है कि ये 1 प्लस एक्स की पावर n के फॉर्म में ही नहीं है, तो इसमें से सबसे पहले 3 की पावर 15 को बाहर निकालो भाई, तो ये बन जाएगा -5x/3 और पावर में 15। फिर इन्होंने x की वैल्यू 1/5 दे रखी है, तो भाई x की वैल्यू 1/5 दे रखी, तो पुट करो ना यहाँ पे, तो 1 - 5/3 इंटू 1/5 पुट कर देंगे, तो ये बन गया बच्चों 3 की पावर 15 और फिर 1 माइनस, ये 5 कैंसिल नहीं हो जाएगा, 1/3, यस 1/3 की पावर 15 आ जाएगा। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा अच्छा 1 - 1/3 है, ये तो 2/3 हो जाएगा, फिर पावर 15 कर दो आंसर आ जाएगा। आंसर कुछ नहीं आएगा, इसको एक्सपैंड करके और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है वो फाइंड करना है हमें इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है, इसकी वैल्यू तो निकल ही जाएगी ऑब्वियसली। 1 - 1/3 2/3 होता है, फिर इसकी पावर में 15 रख देंगे, तो हमें वैल्यू नहीं निकालनी, हमें इसको एक्सपैंड करके न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है वो हमें पता करना है। न्यूमेरिकली वो भी प्लस माइनस का साइन का ध्यान नहीं रखना है। तो क्या था फार्मूला, हमने क्या किया यहां पर, हमने लेट कर लिया कि r + 1 tr + 1 इज द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ये हमने लेट कर लिया। तो r की वैल्यू का फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, n + 1 टाइम्स x अपॉन में 1 प्लस मॉड x होना चाहिए था भाई यहाँ पे मॉड x होना चाहिए था, मॉड x होना चाहिए था। यहां पर ध्यान से देखो तो x है क्या, x है यहाँ पे 1/3, सो और n कितना है, n है 15, तो n की जगह पे 15 + 1 रख दिया, यहाँ पे n की जगह पे 15 रख दिया, और मॉड x की जगह पे 1/3 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 + 1/3। सो आप इसको सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा नहीं पूरा ही कर दो,
चलो 16 इंटू में 1/3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 + 1/3 होता है 4/3, 4/3 में 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। तो ये तो भाई कमाल हो गया, ये तो 4 आ गया। अगर मान लो बच्चों ये फ्रैक्शन में आता 4.2 आता, तब तो एक ही वैल्यू लेते, 4.2 से छोटी वैल्यू लेनी थी तो कौन सी वैल्यू लेते, 4, 3 नहीं लेना होता था उस केस में, उस केस में 3 नहीं लेना होता। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर ना हमें आर की वैल्यू जो है वो 4 भी लेनी पड़ेगी और 3 भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैंने बताया आपको कि 4 पे भी और 3 दोनों पे लेना पड़ेगा यहाँ पे, समझे बात को। मतलब ये कि इसमें T5 जो है और T4 जो है आर बोथ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स, बोथ न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स होंगे इसके अंदर। किसी को आपत्ति है इसमें, किसी को लग रहा है कि अच्छा ऐसे कैसे, करके दिखाओ, तो करके भी दिखा सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे इसके अंदर कि पांचवा टर्म निकाल लेते हैं इसके अंदर। तो पांचवा टर्म निकालने का तरीका क्या होगा इस एक्सपेंशन में कि 3 की पावर 15, और पांचवा टर्म निकालने जा रहा हूं तो पांचवा टर्म का फॉर्मूला होगा 15C4 इंटू में -1/3 की पावर 4, ये आएगा पांचवा टर्म। ठीक है, T4 + 1 जिसको कहते हैं हम। तो ये आएगा 3 की पावर 15 इंटू में 15C4। अच्छा भाई देखो सुनो, मेरा मन नहीं कर रहा है करने का कैलकुलेशन, तुम लोग खुद से करना। और T4 कितना होगा, 3 की पावर 15 इंटू में 15C3 और -1/3 की पावर 3, है ना, ये आ गया। कुछ बच्चे कहेंगे अच्छा ये तो गलत हो गया, ये तो बराबर कभी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 1/3 की पावर 4 है, यहाँ -1/3 की पावर 3 है। पहली बात तो ये कि माइनस प्लस का हमें ध्यान रखना नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि तुम इन दोनों को सिंप्लीफाई करके देखो, निकालो, दोनों आंसर सेम आएगा, करके देख लेना घर पे ट्राई। ठीक है, T5 और T4 जो निकल करके आएगा वो दोनों ही वैल्यूज बराबर होंगी, और क्योंकि मेरे पास आंसर है तो मैं इसलिए बता सकता हूं तुम्हें कि ये दोनों के दोनों वैल्यूज जो है वो आंसर आएगा तुम्हारे पास 455 इंटू 3 की पावर 12। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज बराबर निकल के आते हैं 455 इंटू 3 की पावर 12 इंटू में 3 की पावर 12। ठीक है, ये आंसर आएगा दोनों का, सिंप्लीफाई करके देख लेना। हाँ एक बार और चेक कर लेना, अगर कुछ ये मैच ना हो आंसर तो समझ जाना कि पीछे कुछ कहीं पर गड़बड़ी कर रखी है, कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर रखी है, मतलब इसी में कहीं कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर रखी है, क्योंकि यहाँ तक तो सही है ना। तो यही इसका आंसर है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना काफी आसान काम है, ये आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। बोलो आया समझ में? यस सर। ओके इसमें एक चीज और भी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स जैसे कैसे कि 1 + x की पावर n हम सबको पता है क्या होता है, NC0 NC1 x प्लस NC2 x² से लेकर के NCn x की पावर n तक होती है। इसी में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है, तो अगर इसी में दोनों साइड में LHS RHS दोनों साइड में अगर x की जगह पे 1 पुट कर दूंगा मैं, तो LHS तो बन जाएगा 1 + 1 2 और उसकी पावर n, और राइट हैंड साइड में जहां जहां x था वहां वहां 1 पुट करने पे आपको जो दिखेगा एकदम बिल्कुल सपाट कह सकते हैं, यहां से NC1 से 0 से लेकर के NCn तक का सम। सो NC0 से लेकर के NCn तक का सम जो है वो 2 की पावर n होता है। दैट मीन्स कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ कि 5C0 + 5C1 से लेकर के 5C5 तक का सम कितना होगा, तो 2 पावर 5 होगा। बात करता हूँ 32। यस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात कि अगर मान लो कि कोई मुझसे कहे कि 10C0 से लेकर के 10C10 तक का सम बता दो क्या होगा, तो 10C10 तक का सम 10C0 से स्टार्ट होकर के ये 2 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई मुझसे ये पूछ देता कि भाई ऐसा है कि 7C1 से लेकर के 7C2 7C1 से लेकर के 7C7 तक इसका सम क्या होगा ये बता दो, तो ये मैं 2 की पावर 7 नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं हुआ है, 10C0 से जैसे यहाँ पे था ना, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 7C0 ऐड भी करना पड़ेगा और 7C0 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। बल्कि यूं कहें कि 7C0 लेफ्ट में ऐड भी करना पड़ेगा और राइट हैंड साइड में भी 7C0 ऐड करना पड़ेगा। तो अब ये बैलेंस हो गया। अब ये जो पूरा का पूरा मलबा है ये 2 पावर 7 के इक्वल हो जाएगा, और क्योंकि ये 7C0 भी ऐड हो जाए आ रहा है तो ऑब्वियसली ये पूरी वैल्यू जो होगी वो 2 पावर 7 + 1 होगी, बिकॉज 7C0 1 होता है।
तो ये है बाइनोमियल प्रॉपर्टी की, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक्स की जगह पे 1 पुट करने से सीधा सीधा रिजल्ट आ रहा है, एनसी 0 से लेकर के एनसी एन तक का सम 2 की पावर n होता है। इसी को एक्सप्लॉइट कर करके क्वेश्चंस देते हैं और बार बार तुमसे ये पूछा है। अब इसी में x की जगह पे -1 पुट कर दोगे तो देखो एक नया रिजल्ट आ जाएगा। कैसे नया रिजल्ट आएगा? LHS बन जाएगा 0, बिकॉज 1 - 1 0, और 0 की पावर n भी क्या हो जाएगा? 0 ही रहेगा। और राइट हैंड साइड में एक बार x की जगह पे 1, मतलब x की जगह पे -1 पुट करना है। तो जब x की जगह पे -1 पुट करोगे तो जहां जहां लोअर सफिक्स ऑड नंबर्स हैं वहां वहां माइनस का साइन आ जाएगा, और जहां जहां लोअर सफिक्स इवन नंबर है, या यूं कहें एक्स स्क्वायर वाला, एक्स पावर 4 वाले, ये सब सारे प्लस वाले साइन के साथ आएंगे। ठीक है, NC3 माइनस साइन के साथ, NC4 प्लस साइन के साथ, NC5 इस तरीके से ही चलता जाएगा बस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर साइन ऑल्टरनेट चल रहा है, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 ये चलता जा रहा है अगर, तो आंसर 0 आएगा। इन सब का सम जो है 0 के बराबर आ जाएगा। बल्कि हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं निगेटिव वाले सबको एक साइड ले आऊं तो मुझे क्या दिखेगा कि सारे लोअर सफिक्स इवन टर्म वाले, सॉरी ऑड टर्म वाले, NC1 NC3 NC5 से लेकर के ऑड नंबर जहां तक जा रहा है जाने दो, वो सारे इवन वाले के सम के बराबर होगा। मतलब NC0 NC2 NC4 से लेकर के जहां तक जा रहा है जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सम बराबर होता है। अब बाय द वे ये दोनों के दोनों 2 की पावर n-1 के भी बराबर होगा, बिकॉज दोनों आधे आधे हो जाएंगे ना। किसके? सारा सम, अगर पूरा सम दिया हुआ है 2 पावर n, है ना, उसमें आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे, और नहीं भी आधे इवन ऑड है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऑड वाले सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम, लोअर सफिक्स जिनका ऑड नंबर है और लोअर सफिक्स जिनका इवन नंबर है, उन सब का सम बराबर होता है, और दोनों के दोनों आधे हो जाएंगे। एक्चुअली 2 की पावर n का हाफ हो जाएगा। 2 की पावर n/2 जो वैल्यू होती है ना, 2 पावर n अपॉन में 2, ये वैल्यू 2 की पावर n-1 ही होती है। तो 2 पावर n-1 हो जाएगा दोनों। तो ऑल्टरनेट साइन अगर चल रहा है, NC0 से स्टार्ट होकर के NCn तक ऑल्टरनेट साइन चल रहा है, तो आंसर 0 होगा। NC1 NC3 NC5 से सम जो है ऑड नंबर वाले सारे लोअर सफिक्स का सम 2 की पावर n-1 होता है, और यही बराबर होता है NC0 NC2 NC4 से लेकर के जहां तक जा रहा है जाने दो। ठीक है, तो ये भी बराबर होता है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स जो है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज होकर के यूज किया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और कई बार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का भी यूज होता है बाइनोमियल कोएफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चंस को, प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, सारी चीजें एक दिन में नहीं कर सकते हम लोग, तो बस आज के लिए इतना ही आई थिंक सफिशिएंट है आज के लिए। अगर नेक्स्ट क्लास लगती है तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे करवा दूंगा, फिर ये एक क्लास लगेगा तो कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा का पूरा टॉपिक। ओके बच्चों, यस। JEE एडवांस का एग्जाम जो है वो जून 4 को होगा। ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर जेई एडवांस के लिए कितने परसेंटाइल होने चाहिए मेंस में? मेंस में 100 परसेंटाइल। ठीक है, 99.9, 99.9 भी नहीं आएगा, 99.8। चलो ये टारगेट लेकर चलो, 99.8 तक का टारगेट लेकर चलो। ओके, एंड कर दो मीटिंग। यस सर।